हरिद्वार के बहादुराबाद में एक गत्ता फैक्ट्री में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई है और बहादुराबाद क्षेत्र के बेगमपुर में बनी एक गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग से लाखों का जो सामान है जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से फैक्ट्री गोदाम में रखा माल और बगल में बनी चक्की में लाखों का सामान राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए और अब राज्य में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। गढ़वाल और कुमाऊं के कई विधायकों ने सीएम से मुलाकात की है और अपनी बात रखी। देहरादून से लेकर दिल्ली तक मंत्री पद के लिए लॉगिंग शुरू हो गई है और विधायकों की रेस तेज हो गई है। सरकार कोई भी हो, कैबिनेट मंत्री बनना हर विधायक का सपना होता है। धामी कैबिनेट में मंत्री पद की 5 सीटें खाली हैं और इन सीटों पर ताजपोशी के लिए विधायक महीनों से टकटकी लगाए बैठे हैं। शनिवार को न्यूज 18 ने जैसे ही कैबिनेट विस्तार की खबर ब्रेक की, सीएम आवास से लेकर दिल्ली दरबार तक विधायकों और मंत्रियों की दौड़ शुरू हो गई। विधायक चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाएं और कुछ मंत्रियों को डर भी है कि कहीं उनका पत्ता न कट जाए। पिछले 24 घंटे में सीएम से मिलने वाले विधायकों में रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी, राजपुर से खजानदास, गंगोत्री से सुरेश चौहान, गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टमटा, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, पुरोला से दुर्गेश्वर लाल और यमकेश्वर से रेणु बिष्ट शामिल हैं। जो विषय उठ रहे हैं आजकल डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, उसको लेकर के मैं गया था उनके पास, उनकी राय जानी और अन्य विधायक लोग भी गए। उन्होंने न जाने कौन सी अपने अपनी क्षेत्र की विकास की बात करते हैं। मैंने भी कल विकास से संबंधित वार्तालाप किया और उसके बाद 5-7 मिनट मुलाकात हुई, उसके बाद मैं आ गया था। धामी कैबिनेट में विस्तार की खबरें तेज हैं। धड़कन विधायकों की ही बड़ी नहीं है, बल्कि मौजूदा मंत्रियों की पेशानी पर भी चिंता की लकीरें साफ खिंची हुई नजर आ रही हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देखिए, वन विभाग में बड़े लेवल पर तबादले हुए हैं। शासन ने 29 आईएफएस का ट्रांसफर किया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अनुभव और उपयोगिता के आधार पर ट्रांसफर किए गए हैं। हाल ही में जलागम के डेपुटेशन से वापस लौटी नीना ग्रेवाल को वन विकास का एमडी बनाया गया है, तो शासन ने अपर सचिव कहकशा नसीम को उनकी जगह डेपुटेशन पर जलागम में भेजा गया है। गढ़वाल और कुमाऊं चीफ भी बदल दिए गए हैं। धीरज पांडे को गढ़वाल चीफ और तेजस्वी पाटिल को कुमाऊं चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजीव चतुर्वेदी का कार्य योजना हल्द्वानी से एफटीए हल्द्वानी में ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा 14 डीएफओ के भी ट्रांसफर किए गए हैं। और कुछ लोगों को जिनको प्रभारी सीएफ के रूप में 2 लोगों को जगह दी गई है और इसके अलावा जो गढ़वाल कुमाऊं की चीफ में भी और साथ साथ क्योंकि अभी जलागम से वापस आई है नीना ग्रेवाल, तो उनको भी नियुक्ति दी गई है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपसे कहा कि इसमें वरिष्ठता और प्रभाव, इन चीजों को मापदंड बना करके पोस्टिंग्स दी गई है। पौड़ी के तलसारी उधम सिंह नगर के किच्छा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। सूचना पर पुलिस ने दरऊ क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। एनकाउंटर के बाद पकड़े गए आरोपियों की पहचान साजिद खान और गुलनवाज के रूप में हुई है। साजिद पर 19 अगस्त को आलिम की हत्या करने का आरोप है, जबकि गुलनवाज पर एक महिला के घर में घुसकर फायरिंग करने और मोबाइल और नकदी लूटने का आरोप है। दोनों मामलों में किच्छा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि दरऊ गांव में पॉपुलर के खेत में कुछ अभियुक्त छुपे हुए हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिनमें इन अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। इन दोनों अभियुक्तों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में खनन मामलों के निस्तारण के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सचिव न्याय को आदेश दिया कि वो राज्य सरकार को प्रपोजल दे और जल्द राज्य में स्पेशल कोर्ट बनाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से दूसरे राज्य में हो रहे खनन की चोरी पर सचिव खनन से 2 हफ्तों में एक्शन प्लान मांगा। कोर्ट ने पूछा है कि जो खनन की तस्करी हो रही है उसमें रोकने के कदम क्या उठाए गए हैं। और उन लोगों को कहा है कि ये स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं हुआ है, MMDR एक्ट के अकॉर्डिंग आज तक स्पेशल कोर्ट नहीं बनी है यहाँ पे, जिसका प्रिजाइडिंग अफसर डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का अफसर होगा। तो लॉ सेक्रेटरी से कहा है 3 हफ्ते में वो जवाब देंगे कि स्पेशल कोर्ट्स बनाएं माइनिंग से रिलेटेड केसेस जिसमें जाएंगे तो MMDR एक्ट के अकॉर्डिंग। और उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है, जहां गंगोत्री हाईवे पर नलूड़ा के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है और पूरी पहाड़ी टूटकर हाईवे पर आ गिरी है। इसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है और हाईवे के दोनों ओर यात्री फंसे हुए हैं। वहीं पर हाईवे खोलने का काम भी BRO की टीम कर रही है। साथ ही लैंडस्लाइड जोन एक्टिव होने से पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे आधी पहाड़ी टूटकर नीचे गिर रही है और मलबा भी नदी में गिर रहा है। उत्तरकाशी में तेज बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और कई नए लैंडस्लाइड जोन भी एक्टिव हो गए हैं, जहां से मलबा लगातार गिर रहा है। गंगोत्री हाईवे नलूड़ा के पास जो कि एक नई स्लाइड डेवलप हुई है, वहाँ पे कंटिन्यूस बोल्डर आ रहे हैं, जिससे कि हमारा ऊपर का दूरसंचार भी बाधित हुआ है। चमोली के थराली में राहत और बचाव कार्य जारी है। सड़क मार्ग को लगभग ठीक कर लिया गया है। थराली से लेकर चोपड़ों तक सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। DM का कहना है कि जल्दी ही सभी सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा और सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम भी जारी है। आपको बता दें कि शनिवार को थराली में बादल फटने से काफ़ी तबाही हुई। इसमें कई घर को काफ़ी नुकसान हुआ और मलबे से एक शव भी बरामद हुआ। आपदा में घायल लोगों का इलाज लगातार जारी है। चमोली के थराली में बादल फटने से आपदा आई थी। इसके बाद सांसद अनिल बलूनी भी थराली पहुंचे। अनिल बलूनी यहां पर आपदा प्रभावित इलाकों में गए। अनिल बलूनी ने मौके पर जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का आश्वासन दिया। यही नहीं, थराली पहुंचकर अनिल बलूनी आपदा राहत शिविर में भी पहुंचे और कुलसारी में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान अनिल बलूनी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अनिल बलूनी के साथ प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत मौजूद थे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने DM के साथ राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य और सभी को मदद करने के निर्देश दिए। बलूनी ने आपदा से नुकसान पर डिटेल रिपोर्ट बनाने को कहा है। आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले, उनके दुख दर्दों को भी हमने साझा किया है और वास्तविकता में बहुत भयंकर आपदा है और प्रशासनिक जो हमारी पूरी अमला है वो पूरी तरीके से काम पे लगा हुआ है। हमारा जिला प्रशासन के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से यहाँ के सभी निवासियों को भी कहना चाहते हैं कि सब हमारे परिवार के लोग हैं और ये विश्वास रखें कि किसी भी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति भी हम लोग करेंगे। किसी को इस आपदा के समय पर नहीं छोड़ा जाएगा। हम पूरी शक्ति के साथ हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हैं और मान के चलिए इस आपदा के समय में हम सब लोग संघर्ष करके इस आपदा के इस पीड़ा के समय से हम सब लोग निकल जाएंगे और निश्चित मानिए कुछ समय के अंदर ही हम सब लोगों को रिलीफ भी पहुँचाएंगे। हमारी सारी टीमें एकदम सक्रिय हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल में आपदा के बाद एक जवान का शव मिला था। इसकी पहचान के लिए DNA टेस्ट किया गया था। अब DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। मृतक जवान की पहचान अंकुर सिंह के रूप में हुई है। अंकुर सिंह राजस्थान के करौली का रहने वाला था और अंकुर के परिजनों से DNA मिलान के बाद शव की पहचान हुई। आपको बता दें कि थराली और हर्षिल में आई आपदा के दौरान सेना का कैंप भी चपेट में आया था और कुछ जवानों के लापता होने की भी खबर थी। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। राजस्थान के करौली का रहने वाला जवान हर्षिल आपदा से जुड़ी बड़ी खबर है। हर्षिल में मिले जवान अंकुर सिंह की पहचान हो गई है और परिजनों के सैंपल से DNA मैच कराया गया।
विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग को लेकर एक्शन लगातार जारी है। पछवा दून में एमडीडीए के बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। सेलाकोई के शीशमबाड़ा क्षेत्र के परवल रोड पर 10 बीघा पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। सीएम धामी के आदेश पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर हमला किया तो पूर्व सीएम हरीश रावत खुश हुए और इसके बाद अब हरीश रावत ने 2016 के सभी बागियों को माफी का मौका दिया है और कांग्रेस में वापसी का खुला ऑफर दे दिया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए। बीजेपी में मंत्री रहकर कैसे खनन माफिया से पार्टी के लिए फंड जुटाया, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के इस खुलासे से उनके विरोधी रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुश हैं। सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में तो हरीश रावत ने बड़ी बात कह दी और साल 2016 में उनकी सरकार गिराने वाले नेताओं को बीजेपी से वापस कांग्रेस में आने का ऑफर तक दे दिया। हरीश रावत के मुताबिक वो माफ करने को तैयार हैं और आगे का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। यहाँ तक कि अपनी पोस्ट में बिना नाम लिए विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज तक को इशारा दे दिया। यदि ये लोग अपना प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित किस तरीके से होगा ये पार्टी निर्धारित करेगी, लेकिन जो है मैं उन घावों को भूल लूँगा, इसलिए कि आज भाजपा रूपी जो ये महापापी लोग आ गए हैं, जिन्होंने राज्य को भी और देश को भी संकट में खड़ा कर दिया है, तो उनसे मुक्ति के लिए जो है हम इनको मैं भूलने को तैयार हूँ। बाकी काम, बाकी अधिकार जनता और माननीय हाईकमान का है। 2016 के बागियों को हरीश रावत उजाड़ू बल यानी खेती बर्बाद करने वाला बैल बताते हैं, जिन्हें कांग्रेस में आने और प्रायश्चित करने का मौका देना चाहते हैं। लेकिन बागी नेताओं में शामिल रहे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक कांग्रेस को बर्बाद करने का प्रायश्चित खुद हरीश रावत करें। बागियों में से अकेले वापस लौटे हरक सिंह मानते हैं कि माहौल और वक्त आने पर सब वापस आएंगे। प्रायश्चित हरीश रावत को करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने दुष्कर्मों से कांग्रेस को खत्म करने का काम किया, तो प्रायश्चित करने का काम तो उनका है। और जहाँ तक प्रश्न है वापस लौटने का, अगर पहली बात तो ये है कि डूबते जहाज में कौन बैठता है। दूसरी चीज, अगर किसी को सोचना ही होगा तो हरीश रावत के जैसे सलाहकार की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में एक बहुत अच्छाई बोलो या चालाकी बोलो कि वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। जिस दिन माहौल बन जाएगा उस दिन हमें किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस दिन खुद पे खुद लोग चले आएंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी 1.25 साल दूर है, लेकिन साल 2027 चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और 75 पार हो चुके कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत 2016 के बागियों को माफ करने तक को तैयार हो चुके हैं। अब देखना होगा कि हरीश रावत का ये ऑफर कितना असर दिखाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। क्या सोशल मीडिया राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता का पैमाना हो गया है? उत्तराखंड में कांग्रेस इस बात से खुश है कि उसके फेसबुक पर फॉलोअर्स बीजेपी से ज्यादा हैं। हालांकि जानकार सोशल मीडिया की लोकप्रियता को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। देखिए। ये दो तस्वीरें कांग्रेस और बीजेपी के फेसबुक पेज के आंकड़ों की हैं। डेटा के मुताबिक कांग्रेस के फेसबुक फॉलोअर बीजेपी से करीब 1.5 लाख ज्यादा हैं। कांग्रेस ने इस उपलब्धि का बकायदा डिजिटल पोस्टर जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव में करीब 1.25 साल का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस कहती है कि उसकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आगे रही बीजेपी अध्यक्ष कांग्रेस के लिए कहते हैं कि सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा करके फॉलोअर बढ़ाने से कोई आगे नहीं हो जाता। पूरी तरह एक आदमी के 10 अकाउंट, अनेकों फर्जी अकाउंट के माध्यम से अपन सोशल मीडिया को कितना भी बढ़ा दें, जनता तो भाजपा के ही साथ है और जनता भाजपा के साथ ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे निकल गई है और वो आगे जनता ने निकाली है। जनता की जो चाहत है, जनता की जो लाइकिंग्स है, जनता के जो कमेंट्स हैं पॉजिटिव कांग्रेस के पक्ष में, अगर आप देखेंगे हम 6 लाख
पार कर गए हैं। 6,03,000। फेसबुक के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम में बीजेपी फिलहाल कांग्रेस से आगे है और जानकार मानते हैं कि सोशल मीडिया फॉलोअर और जमीनी हकीकत दोनों में बड़ा अंतर है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया में मशहूर हो वो चुनाव में भी वैसा ही परफॉर्म करे। सर बिल्कुल ये इस बात में कोई ठोस वो नहीं है, क्योंकि अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, पर उसके धारात पे बिल्कुल अलग होता है। इसका मतलब अगर आपके फॉलोअर्स अधिक है तो आपके वोटर या समर्थक ही है। हालांकि सोशल मीडिया बेशक सीधे तौर पर समर्थन ना दिला सकता हो, लेकिन माहौल बनाने में सोशल मीडिया को आज के दौर में नकारा नहीं जा सकता। जाहिर है आने वाले उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव में डिजिटल लड़ाई के नए नए रंग देखने को मिलेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के हाल ही में भारत दौरे के बाद भारत और चीन के बीच सड़क के रास्ते बार्टर ट्रेड यानी कि सामान के बदले सामान का व्यापार खुलने की उम्मीद जगी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से दोनों देशों के बीच व्यापार होता दिख रहा है। देखिए। – 2019 के बाद भारत चीन के बीच जमीन के रास्ते व्यापार पूरी तरह बंद था, लेकिन अब एक बार फिर से ये व्यापार शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के साथ ही सिक्किम के नाथुला और हिमाचल के शिप्की दर्रे से ये व्यापार होता आया है, लेकिन चीन से व्यापार बंद होने के बाद कुछ व्यापारी नेपाल के रास्ते सामान जरूर लाए, लेकिन उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। मगर अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी के दौरे के बाद सब कुछ पटरी पर नजर आ रहा है। पहले भी भारत चीन व्यापार के ही हिसाब से वहाँ का जो पलायन रुका था, भारत चीन व्यापार की वजह से रुका था। आज तो पर्यटन की उससे भी है, लेकिन उस समय क्या था कि भारत चीन व्यापार की वजह से वहाँ के लोग अपना जो भी रोजगार स्वरोजगार करते थे। इसमें हमें मतलब अभी हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा सामान नेपाल होते हुए फिर इंडिया होके आता है, यही प्रॉब्लम है अभी। और वैसे नेपाल से आता है हमारा सामान ना, पर लाने में दिक्कत होती है। 1962 से पहले ये व्यापार पूरी तरह से खुला था, लेकिन तिब्बत में ड्रैगन के दखल के बाद व्यापार पर भी पाबंदियां लग गई। बावजूद इसके दोनों मुल्क 1992 में फिर से ट्रेड शुरू करने पर सहमत हुए। ये सहमति 2019 तक बदस्तूर जारी रही। दोनों मुल्कों के बीच होने वाले इस ट्रेड में सामानों की अदला बदली होती थी। चीन की ताकुला कोट मंडी में भारतीय व्यापारी 4 महीनों तक जहां अपनी जरूरत का सामान लेते हैं, वहीं चीन की जरूरत का माल उन्हें देते हैं, जिसमें भारतीय व्यापारी गुड़, मिश्री, तंबाकू उत्पाद, सौंदर्य का सामान, बर्तन, जड़ी बूटी चीन के व्यापारियों को बेचते हैं, जबकि चीन के व्यापारी कालीन, रेडीमेड कपड़े, जूते, कंबल, ऊन, मसाले, जैकेट भारत के व्यापारियों को बेचते हैं। हमारे भारत और चाइना का जो बिजनेस होता था, हमारे लोगों की तकलाकोट में, जो कि चाइना में वहाँ दुकानें होती थी, कारोबार करते थे, और वहाँ से जो भी हम लोग आदान प्रदान करते थे, उसका लाभ हमारे भारत के वासियों को भी और चाइना के वासियों को एक बिजनेस के रूप में परंपरागत ऐतिहासिक रूप से उस काम को कराते थे। लिपुलेख दर्रे से 10वीं सदी से ही चीन के साथ व्यापार होता रहा है और मानसरोवर यात्रा मार्ग से ही भारत के व्यापारी चीन की ताकुला कोट पहुँचते थे। ऐसे में लिपुलेख दर्रे तक रोड बनने के बाद पहली बार सभी व्यापारी पूरी यात्रा सड़क मार्ग से ही करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। श्रीनगर गढ़वाल के नए थाना पुल से छलांग लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान अनिल रावत के रूप में हुई है, जो पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। रामनगर के पेरू मदारा में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई है। बिजली के प्लग में पंखे का तार लगाते वक्त करंट की चपेट में आई। रुड़की के पिरान कलियर उर्स क्षेत्र में मां के साथ सो रही मासूम बच्ची के साथ एक भिखारी ने छेड़खानी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिथौरागढ़ पुलिस ने 70 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और स्मैक की कीमत 21 लाख बताई जा रही है। आरोपी युवक सूरज भंडारी चरस, शराब और स्मैक की तस्करी में कई बार जेल जा चुका है। रुद्रप्रयाग के बासुकी ताल में घूमने गई 11 सदस्यीय केदारनाथ मेडिकल टीम का एक सदस्य वहीं फंस गया था।
इसके बाद एसडीआरएफ टीम ने बासुकी ताल के पास से डॉक्टर का रेस्क्यू किया। कोटद्वार के मवाकोट मैदान में 400 साल पुराना बरगद का पेड़ तेज बारिश के बाद टूट गया। ये पेड़ लोगों की आस्था और यादों से भी जुड़ा है। हरिद्वार के लक्सर में राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षकों ने धरना दिया है। प्रिंसिपल के पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति न किए जाने से टीचर काफी नाराज हैं। रामनगर में 8 दिनों से चल रहे राजकीय शिक्षक संघ का आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास 1 दिन का धरना दिया है। पिथौरागढ़ के सभी खंड कार्यालयों में राजकीय शिक्षक संघ ने कार्य बहिष्कार किया। शिक्षक संघ प्रमोशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रुड़की में उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले सोमवार को किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। किसानों की मुख्य मांग स्मार्ट मीटर को लेकर है। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाइट स्टे की एडवांस बुकिंग रविवार से शुरू हो गई है। पहला मौका विदेशी मेहमानों को दिया जाएगा। भारतीय मेहमानों को बुकिंग के लिए अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। विदेशी मेहमानों को वरीयता देने का कारण विश्व प्रसिद्ध पार्क में सफारी पर्यटन को बढ़ावा देना है। ढिकाला यहाँ का सबसे खास पर्यटन जोन है। इसकी जोन को खोलने से 90 दिन पूर्व बुकिंग शुरू कर दी जाती है। कॉर्बेट पार्क की वेबसाइट 24 अगस्त से अगले 1 हफ्ते यानी शनिवार 30 अगस्त तक खुलेगी। उसके बाद अगली बुकिंग 31 अगस्त से 6 सितंबर तक होगी, जबकि भारतीय पर्यटकों के लिए 5 अक्टूबर से वेबसाइट को खोला जाएगा। विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा नवंबर और दिसंबर में कॉर्बेट पार्क पहुंचते रहे हैं। रिजर्व में जो हमारे विदेशी पर्यटक हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने एक पहल की है, जिसके अंतर्गत हमने ढिकाला में 4 रूम जो हटमेंट के हैं वो विदेशियों को एक सुविधा दी है कि वो 90 दिन एडवांस में उसकी बुकिंग कर सकते हैं। जो इंडियंस हैं वो बाकी जो बचे हुए रूम हैं उनके लिए 45 दिन एडवांस में करते हैं। हल्द्वानी शहर में महिलाओं की एक बड़ी परेशानी दूर हो चुकी है। यहां पर नगर निगम ने तकरीबन 24 लाख की लागत से एक पिंक टॉयलेट का निर्माण किया। सोमवार 25 अगस्त से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ये पिंक टॉयलेट विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है। खास बात यह है कि इस टॉयलेट के अंदर लॉकर की सुविधा से लेकर रेस्ट रूम तक बनाया गया है और इसका संचालन भी महिलाएं ही करेंगी। बाजार आने वाली महिलाओं के लिए ये बड़ी राहत है। अल्मोड़ा में अगस्त क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। शहीद नरसिंह और टीका सिंह को लोगों ने नमन किया है। शहीद स्थल पर लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और एक उत्सव के रूप में इसे मनाया है। इसके साथ ही बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन भी किया गया। इसमें कई लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। आपको बता दें कि 25 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति में सालम के धामदेवल में अंग्रेज़ों की गोली से नरसिंह और टीका सिंह शहीद हो गए थे। इसके बाद जिले भर में आंदोलन की आग भड़क गई थी।